पेपर में क्या लिखना है ये तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन पेपर लिखना कैसे है ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पेपर बेसिकली आपको लिखना कैसे है। हेलो दोस्तों, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका पीएच केमिस्ट्री में। मुझे पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इसे फॉलो किया तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और इसे फॉलो करिए। तो पहला पॉइंट देखिए, हर साल इंडिया में लाखों बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों में से सिर्फ 1% लोग होते हैं जो टॉपर होते हैं और बाकी के 99% मीडियोकर लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टॉपर लोग तो अच्छा पढ़ते ही है, लेकिन अगर आप हर साल का टॉपर बच्चे का एग्जाम पेपर उठा के देख लो, उनका जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा। उनका जो एक वर्ड है वो एक इधर का उधर नहीं जाएगा, एच की जो डंडी है वो ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी भी नहीं होगी। और एक दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एग्जाम में भी बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होने के कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, हमारे नोट्स सेम थे, हम साथ में नोट्स बनाते थे। उल्टा वो मेरे से ज्यादा टाइम पढ़ाई करती थी, दिन रात पढ़ाई करती रहती थी, फिर भी उसे एग्जाम में मार्क्स कम आते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। वो लिखती तो अच्छा थी, लेकिन हैंडराइटिंग बहुत खराब होने के कारण उसे मार्क्स हमेशा मुझसे कम आते थे। तो आप एग्जामिनर को एक ऐसा पेपर दे दो जिसमें हैंडराइटिंग बहुत रद्दी है, तो क्या उसे पढ़ने की इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। चाहे मैं आपको भी वो पेपर क्यों ना दे दूं, आपको भी वो पेपर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि आपको एग्जाम पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है। अब नीट एंड क्लीन अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम मस्त कैलीग्राफी लिख रहे हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं और पता चला कि लास्ट में तो एग्जाम का टाइम ही खत्म हो गया है, हमारे तो कुछ क्वेश्चन छूट गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने टाइम भी मैनेज करना है। 3 घंटे आपको दिए हैं एग्जाम पेपर में, 3 घंटे में से 2 hours 45 minutes आपको पेपर लिखना है या फिर 2 hours 50 minutes। लास्ट के जो 10-15 मिनट है उसमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो इतने पौने 3 घंटे आपके पास है पेपर लिखने के लिए, उसी में आपको पूरा पेपर लिखना है। तो आपको स्टार्टिंग से ही पेपर का टाइम मैनेज करना है। ऐसे नहीं स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो स्लो लिख रहे हैं बिल्कुल ही, और लास्ट में एकदम आधे घंटे में अरे अभी तो आधा घंटा 1 घंटा बच गया है, अब हम पूरा पेपर कैसे लिखेंगे, मेरे तो इतने सारे क्वेश्चन रह गए हैं। ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मैनेज करना, स्पीड को मैनेज करना सीखो। तो स्पीड मैनेज हो गई। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। पूरा जितना आपका 70-80 मार्क्स का पेपर है, पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही है। ये बोर्ड है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप कुछ गलत लिख दोगे तो आपको निगेटिव आएगा। यहाँ निगेटिव तो मिलना ही नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो कुछ तो 1-2 लाइन याद होगी, कुछ तो 1-2 लाइन आता होगा उसके बारे में, वही एक लाइन को तोड़ मरोड़ के 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिख दो। तो ऐसे 2 लाइन की आपकी 6 लाइन बन गई, आपका आंसर भी बड़ा हो गया और आपने उसका अटेम्प्ट भी किया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ पर आधा एक, कई बार 2-3 मार्क्स भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा का वैसा हम लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ लिया कंसेप्ट को, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा, उस पर आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जरूर नहीं है कि आपको जो टेक्स्ट बुक में है उसी का कॉपी पेस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट,
हमेशा अपना आंसर लॉन्ग लिखो, लॉन्ग आंसर लिखने की कोशिश करो। जितना आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हो उतना लॉन्ग आप लिखो, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, अब मैं आपको बुक दे देती हूँ तो आपको क्या पढ़ने की इच्छा होती है? उससे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। न्यूज़पेपर दे दूँ, पढ़ने की इच्छा होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें पूरा ऐसे लिखा होता है, बहुत सारा एक साथ लिखा होता है। वैसे ही अगर आपने एग्जामिनर को ऐसा पेपर दे दिया जिसमें पूरा ही ऐसे के जैसे आपने लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ना कोई पैराग्राफ दे रहे हो, ना कोई कॉमा दे रहे हो, ना कोई फुल स्टॉप दे रहे हो, तो क्या उसके पढ़ने की इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, क्या करना है, आपने हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। जैसे हम कंप्यूटर में बुलेट्स लिखते हैं ना, वैसे आप बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। नंबरिंग दे दो, चाहे आप 1 2 3 4, या नंबरिंग कई बार गलत हो जाती है, याद नहीं रहती, तो आप सिंपली एक डॉट कर दो। तो डॉट कर दिया, या फिर एरो कर दो, एरो भी आपने कर दिया तो भी चलेगा। तो बुलेट पॉइंट्स में आपने लिखा तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपको लिखना बहुत कम पड़ेगा, मिनिमम लिखना पड़ेगा, उससे आपका टाइम भी बचेगा। दूसरा, आपको कम भी आता है तो भी आपका आंसर बहुत लॉन्ग दिखाई देगा। एक बुलेट पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ दी, फिर एक बुलेट पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ दी, तो ऐसे आपका आंसर लॉन्ग हो गया और आपका दिखने में भी आंसर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो वो चेकर को, एग्जामिनर को चेक करने में भी बहुत आसानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, आपने एग्जाम में कट नहीं करना है, बिल्कुल भी कट नहीं मारना है। अगर आपने कट मार दिया एग्जाम में, इसका मतलब एग्जामिनर का ये माइंडसेट बन जाता है कि ये बच्चे को खुद के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आगे का इसने जो लिखा होगा वो गलत लिखा होगा, तो वो बिल्कुल ध्यान से आपका पेपर चेक करने लग जाता है। तो कट आपको नहीं मारना है। अगर कहीं पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है तो रहने दो, वैसा ही रहने दो। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी मार्क हो, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को, एक एग्जामिनर के ऊपर हजारों पेपर होते हैं चेक करने के लिए। अब उस एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा आंसर पढ़ते बैठेगा। जो आंसर आपने लिखा है उसका स्टार्टिंग की 3 4 लाइन पढ़ देगा, लास्ट की 2 3 लाइन पढ़ देगा, हो गया। बीच का पूरा वो थ्योरी पढ़ते नहीं बैठता। तो आपने क्या करना है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना है। अगर आपने एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझ लिया, मतलब आपने अच्छे मार्क्स ला लिए, ऐसे समझो। आपने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, कहीं पे क्रॉस नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर का माइंडसेट एक बन गया कि ये बच्चा जो है ये पढ़ने वाला बच्चा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो ये देखो कि सबसे अच्छे तरीके से आपको किस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। कोई तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको आ रहा होगा, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये मैं अच्छे से लिख सकती हूँ। तो आपने उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। एमसीक्यूज लिख दिए, उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ रहा है बहुत अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए डाल दिया और वो लिख लिया। तो स्टार्टिंग में जो 3 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, वहीं से एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाता है। तो स्टार्टिंग के आंसर्स में अगर आपने माइंडसेट एग्जामिनर का बना दिया तो वो आगे आपका पेपर लाइटली चेक करता है, यही सोच के चेक करता है कि इसने अच्छा ही लिखा होगा और सही लिखा होगा। तो आपका पेपर लाइटली चेक होता है, सिर्फ वो स्टार्टिंग के जो 3 4 क्वेश्चन है ना उसके बेस पे। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। एमसीक्यूज में हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता है, हमको बी लिखे या सी लिखे, ए लिखे या डी लिखे, ए लिखे या सी लिखे, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो माइंड में जो पहला आंसर आ रहा है उसको हमेशा लिखना है। मैं हमेशा क्या करती थी एग्जाम में, जो पहला आंसर मेरे माइंड में आता था वो लिख देती थी। फिर माइंड तो अपने लॉजिक लगाता ही रहता है, फिर वो लॉजिक सारे लगा के वो जो आंसर मैं पहले लिखती थी उसको कट करके दूसरा आंसर लिख के आ जाती थी, और वो आंसर मेरा हो जाता था गलत। और 90% केसेस में ऐसा ही होता है। जो आपने पहला आंसर सोचा वो हमेशा राइट होता है। तो जो पहला आंसर आपके माइंड में आ रहा है वो हमेशा वही आंसर लिखो। जो मैंने आपको पहले बोला था कि 10 से 15 मिनट लास्ट के आपको रखने हैं, वो किस लिए रखने हैं मैं आपको बताती हूँ। लास्ट में आपने ये चेक करना है कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही क्वेश्चन का लिखा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 बी का, तो वो
क्वेश्चन नंबर आपने सही डाला है या नहीं वो आपने देखना है। नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो पूरा लिख देते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर ही गलत डाल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ही गलत डाल दिया तो उसमें तो आपने भले ही कितना भी लिखा हो आपको तो 0 मार्क्स ही मिलने हैं, क्योंकि आपने रोड मैप ही सही नहीं दिया एग्जामिनर को, तो वो तो आपको 0 मार्क्स देने ही वाला है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि आंसर तो लिख देते हैं लेकिन क्वेश्चन का नंबर ही नहीं डालते। तो लास्ट के 10 मिनट आपने ये चेक करना है कि जो आपने आंसर लिखा है वो सही क्वेश्चन नंबर का लिखा है या नहीं लिखा। आंसर जो आपने लिखा है उसमें क्वेश्चन नंबर डाला है या नहीं डाला, तो क्वेश्चन नंबर आपको लास्ट में चेक करना है। दूसरा एक और चीज क्या करनी है आपको, एग्जामिनर ने पेपर कैसा चेक करना है ये आप उसे बताओगे। कैसे बताओगे, बहुत बार जब हम बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बोल्ड पॉइंट्स पे हमारी नज़र हमेशा पहले जाती है। तो आपने क्या करना है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो चीज़ें आपने सही लिखी है वो आपको हमेशा पता होता है कि कौन सी चीज़ आपने सही लिखी है। तो जो सही चीज़ लिखी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। तो आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मेरा पेपर इस तरीके से आपने चेक करना है, तो वो वही पॉइंट्स देखेगा जो अंडरलाइन है। बाकी के पॉइंट्स देखने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो आप खुद ये बता रहे हो एग्जामिनर को कि मेरे पेपर में उसने क्या क्या देखना चाहिए, तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो की तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करें। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये ट्रिक्स अपना पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू।